देखा कि टी चिमचिम को घर ले आती है और मन में बोलती है कि वो चिमचिम को कहीं भी अकेले जाने नहीं देगी, हमेशा चिमचिम को अपने नजरों के सामने रखेगी। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। प्रकृति की सुंदरता और खूबसूरती अगर देखना हो तो पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है। ये जो सुंदर नगर गाँव है, इसे देखने से इंसान को पता चलेगा कि गॉड ने जैसे सब खूबसूरती और सुंदरता इस गांव में दे दिया हो। अजीब प्रकृति की इस दुनिया में अजीब है यहाँ के लोग। अच्छे इंसान तो आजकल दिखाई नहीं देते हैं। दुनिया एक गंदा प्रदूषित कारखाना बनते जा रहा है। इस दुनिया को गॉड ने कितना प्यार से बनाया है, पर कुछ गंदे लोग हैं जो इस दुनिया को बर्बाद करने में लगे पड़े हैं। क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जो इस दुनिया के प्रदूषित गंदे कचरे को इस दुनिया से बाहर निकाल फेंके? ये सब सोचते सोचते थी अचानक से खुद से ही सवाल करने लगती है, मैं क्यों इतना ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ? मैं क्यों खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ? ये सब तो आज नया नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है मेरे साथ। बचपन से ही तो सब कुछ सहते आ रही हूँ, तो फिर आज इतनी ज्यादा तकलीफ हो क्यों रही है मुझे? आज थोड़ा ज्यादा ही टूट गई है। अनजाने में ही उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे हैं, पर उसे उन सब का कोई ध्यान नहीं है। वो पलाश तेरे साथ फिर से कुछ गंदा करने की कोशिश किया है ना? किसी की आवाज सुन के ती पीछे मुड़ के देखती है। सोबिन को देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ती इशारे से सोबिन को अपने पास बैठने के लिए बोलती है। ती स्कूल के पास ही एक जो तालाब है वहीं पर बैठी हुई है। इस तालाब के पानी का इस्तेमाल स्कूल के बहुत सारे कामों में किया जाता है, इसलिए गांव के सरपंच ने इस तालाब को स्कूल कॉलेज के लिए बना दिया है। सोबिन जाके ती के पास बैठता है। सोबिन ती का और एक फ्रेंड है जैसे कि योंजुन है। सोबिन और ती की फ्रेंडशिप स्कूल में होती है। इसके बाद सोबिन, ती और योंजुन तीनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ती अपनी सब बातें योंजुन और सोबिन से शेयर करती है। इनके अलावा तो और कोई भी नहीं है जिनसे ती अपनी बातें शेयर करे। क्या बे, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैंने कुछ पूछा है तुझसे। क्या बोलूं मैं? तुझे तो सब पता ही है, अब नया करके क्या बोलूं मैं? ये बोलने के बाद ती को फिर से याद आ जाती है कल रात की घटना। ती का अपना कोई रूम है ही नहीं, इसलिए ती को घर के हॉल रूम में जमीन पर चटाई बिछा के सोना पड़ता है। इसमें भी ती को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक बाथरूम जाने के लिए कोई ना उठे, क्योंकि जब कोई बाथरूम जाएगा तो ही ती को हॉल रूम में देख पाएगा, क्योंकि हॉल रूम से होते हुए ही बाथरूम जाना पड़ता है। और घर में पुरुष सिर्फ एक ही है, वो है ती के चाचा काय। गांव के सब्जी मंडी के पास ही उनकी एक किराने की दुकान है, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं और रात को घर आते हैं। घर से सब्जी मंडी बहुत दूर है, इसलिए वो दोपहर को खाना खाने के लिए भी घर नहीं आते हैं। ती के चाचा कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, इसलिए रात में जब वो सोते हैं तो बाथरूम के लिए उठते नहीं हैं। इसलिए ती भी बेफिक्र होकर हॉल रूम में सो पाती है। पर कल रात ती जब सोई थी तब अचानक से ती को फील होता है कि उसके शरीर में कोई हाथ फेर रहा है। वो हाथ ती के शरीर के विभिन्न अंग को बिना डरे छुए जा रहा है। ती की नींद टूट जाती है, पर ती अपनी आंखें नहीं खोलती है। घृणा और डर की वजह से ती का चिल्लाने का मन करता है, तो भी ती चिल्ला नहीं पाती है। ती बहुत अच्छे से जानती है कि ये हाथ किसका है। कितनी बार भी पलाश इस घर में आता है उतनी बार वो यही काम करता है। पहले तो ती इस गंदे स्पर्श से सहम जाती थी। ती किसी को कुछ भी बोल नहीं पाती थी, डरती थी, क्योंकि एक बार वो अपनी चाची से ये पलाश मामा की गंदी हरकतों के बारे में बताई थी, पर उसकी चाची ने ती की बातों पर विश्वास तो किया नहीं, उल्टा ती को पकड़ के बहुत ज़्यादा मारा था और गंदी गंदी गालियाँ तो हमेशा की तरह देती थी। पर उस दिन उसकी चाची ने उसे सिर्फ हाथ से नहीं मारा बल्कि डंडे से भी मारा था।
टी का शरीर इतना मार झेल नहीं पाता है, इसलिए रात के टाइम टी को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। तब से टी इन सब बारे में अपनी चाची को बोलने से डरती है। टी जानती है कि उसकी चाची के लिए पलाश मामा दूध से धुले हुए एक पवित्र इंसान है, पर टी को आज बहुत ज़्यादा घिन आ रही है, बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही है, नफरत हो रही है उसे। जब स्पर्श बहुत ही ज़्यादा गहरे होने लगे तब टी से और रहा नहीं गया। टी अपने शरीर का सारा बल लगा के एक जोरदार लात मारती है पलाश को। बूढ़ा पलाश खुद को संभाल नहीं पाता है, इसलिए छिटक के दूर जाके गिरता है और गिर के उस बुढ़े की कमर में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो दर्द से कराह रहा है। इसी टाइम टी जल्दी से उठ के अपने शरीर को अच्छे से दुपट्टे से ओढ़ लेती है और जाके पलाश के सामने खड़ी हो जाती है। पलाश टी को देख के गुस्से से गाली देते हुए बोलता है, साटोटोट, तूने मुझे लात मारा, तेरी डोडोट। यहाँ गंदी गालियाँ जो मुझे भी बोलने में शर्म आ रही है, तो आप खुद समझ लेना आप प्यार में। पलाश की गंदी गालियाँ सुन के टी सरकास्टिक वे में हंसते हुए बोलती है, नहीं मामा, मैंने तो एक कुत्ते को लात मारा है। ओह सॉरी, कुत्ते को नहीं। कुत्ते को आपके साथ कंपेयर करके कुत्ते की इंसल्ट नहीं कर सकती मैं। आप तो सुअर हो, सुअर से भी गए गुजरे हो। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, आप क्या हो? आपको पता है आप एक गंदी नाली के कीड़े हो और मैं तुझे आप क्या बोल के इज्जत दे रही हूँ? तू तो आप बोलने के लायक नहीं है, तुझे तू बोलना चाहिए। तू गंदी नाली का कीड़ा, तू जहाँ भी जाएगा सिर्फ बीमारियाँ ही फैलाएगा। इसके अलावा तुझे कुछ काम आता ही नहीं है, इसलिए टाइम रहते हुए सुधर जा, वरना जिंदगी में तुझे पछताना पड़ेगा। पलाश चुपचाप गुस्से से बैठा हुआ है, दर्द के मारे उससे उठा भी नहीं जा रहा, इसलिए गुस्से से टी को देखता और बोलता है, तुझे तो मैं देख लूंगा लड़की, तेरी जिंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा, ऐसी तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद करूंगा कि मेरा नाम पलाश नहीं। टी ये सब सोच ही रही थी, तभी सोबिन की आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर निकलती है और देखती है कि सोबिन हाथ बढ़ा के उसे कुछ देने की कोशिश कर रहा है, इशारा करके बोल रहा है कि उसके हाथ से कुछ लेने के लिए। क्या है ये? खुजली पत्ता। उस पलाश कुत्ते के शरीर में बहुत ज़्यादा हवस की आग जल रही है ना, उसके उस आग को ये पत्ता मिटाएगा। ले पकड़। अरे रहने दे, इन सब की जरूरत नहीं है। और ऐसे में भी कल रात जो मैंने लात मारा है ना, उसे तो मॉर्निंग में बाथरूम जाने में भी तकलीफ हो रही होगी। तू फिक्र मत कर, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी और ना सहूंगी। और मुझे नहीं लगता कि कल रात के बाद अब फिर से वो ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी करेगा। हिम्मत ना दिखाए तो ही अच्छा, पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके? चुप मत रहना बदमाश लड़की। अचानक से प्रकाश सर की आवाज़ सुन के टी और सोबिन उसी ओर देखने लगते हैं, तो देखते हैं कि प्रकाश सर एक लड़के के साथ इसी ओर आ रहे हैं। टी और सोबिन को एक साथ तालाब किनारे बैठा हुआ देख के प्रकाश सर बोलते हैं, क्या बात है टी, तुम इस टाइम यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है ना, या तुम्हारी चाची ने फिर से कुछ किया है? टी प्रकाश सर को देख के सबसे पहले नमस्ते बोलती, उसके बाद बोलती है, नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो ऐसे ही यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे, अभी चले जाएंगे। चल सोबिन। टी वहाँ से जा ही रही थी कि प्रकाश सर के बुलाने की वजह से वहीं पर रुक जाती है, तो प्रकाश सर टी से बोलते हैं, रुको टी, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना कि यहाँ वहाँ घूम के फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम तो शहर जाके पढ़ाई करना चाहती हो ना, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो, तो इस तरह से शहर जाके तुम यहाँ वहाँ घूमोगी तब तो तुम अपने पैरों में खड़ी नहीं हो पाओगी, कुछ कर नहीं पाओगी, तो लोग तुम पर हंसेंगे। लोग बोलेंगे कि गांव की लड़की है, शहर में आके शहर की चकाचौंध देख के यहाँ की शहर की चकाचौंध में खो गई है। इसलिए खुद को अभी से बदलने की कोशिश करो। याद रखना, जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगी तो किस्मत को भी नहीं बदल पाओगे। और वैसे भी कुछ दिन बाद तो एग्जाम है, इसलिए ये सब छोड़ के पढ़ाई में ध्यान दो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम बहुत अच्छा रिजल्ट करोगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ पा रही हो मेरी बात को। ये सब सुनने के बाद टी बोलती है, जी सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी।
प्रकाश सर भी खुश होते हुए अपना सर हाँ मिलाते हैं और ती तभी ध्यान देती है कि प्रकाश सर के सामने ही एक लड़का जो खड़ा है वो ती और प्रकाश सर की बातें सुन के स्माइल किए जा रहा है, जो देख के ती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ती प्रकाश सर से विदाई लेके सोबिन के साथ घर की ओर जाने लगती है। ती सोबिन से पूछती है, वो लड़का कौन था? कौन? सर के पास जो खड़ा था वो? हाँ वही। वो है कुकी भैया, बोगम के छोटे भाई। टी ये सुन के चुप जाती है और बोलती है, बोगम का भाई है मतलब उसके तरह ही खराब ही होगा, पर देखने में तो इंसान ही लग रहा है, पर बोल नहीं सकते, इनके तो परिवार, इनके खून में ही गंदगी है। इसका बाप अच्छा नहीं, इसका भाई भी अच्छा नहीं, तो ये लड़का कैसे अच्छा हो सकता है? उफ, टी तू भी ना, तुझे इनसे क्या लेना देना? टी अपनी मासी में एक टपली मारती है और खुद ही खुद से बोलती है, टी तू इन सब के बारे में सोचना छोड़ के खुद को बदल, वरना इस जन्म में तो तेरा सपना जो शहर में जाके पढ़ने का है वो पूरा होगा ही नहीं। सर को तुझसे कितनी सारी उम्मीदें हैं, अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो सर ने वादा किया है कि तेरे लिए कुछ करेंगे। मेरे सपनों को पूरा करने में सर मेरी मदद करेंगे। कुकी प्रकाश सर से पूछता है, सर यही टी है क्या जिसके बारे में आप बोल रहे थे? पलाश सर हाँ में सर हिलाते हुए बोलते हैं, पता है कुकी, इस लड़की को मैं जब भी देखता हूँ ना मुझे इस पर बहुत ज़्यादा दया आती है। बहुत छोटी थी तब उसकी दादी आके पहली बार उसे स्कूल में एडमिशन कराई थी, पर अफसोस उसे एडमिशन कराने के कुछ महीने बाद ही उसकी दादी डेथ कर जाती है और तभी उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। तब उसकी एज कितनी थी? 5 या 6 साल की थी वो। तब मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, पर उसके जब एग्ज़ाम का पेपर मैं चेक कर रहा था तब उसका पेपर देख के मैं चौंक गया था। गॉड गिफ्ट पता है ना, वैसा ही गॉड गिफ्ट लेके ही ये लड़की जन्म हुई है। इतनी छोटी सी बच्ची बिना किसी के पास पढ़े, बिना ट्यूशन किए, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना अच्छा रिजल्ट की थी। तब मैं उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और तब मुझे पता चलता है कि वो लड़की और स्कूल नहीं आती है, पर वो क्यों नहीं आएगी इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इसलिए तब मेरे मन में उसके बारे में और भी पता करने का और जानने का इच्छा होने लगा। इस लड़की का नाम किम त्योंग है। मरने के पहले इसकी माँ इसका नाम रखी थी, पर सब लोग इसे ती बुलाते हैं। उसकी दादी को ही मैंने सिर्फ त्योंग बुलाते हुए देखा था। ती के पापा एक बस ड्राइवर थे। ती के जन्म के कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अचानक से अपने हस्बैंड का मरना ती की माँ से सहन नहीं हुआ। वो दिन ब दिन बीमार होने लगी। एक टाइम ऐसा भी आता है कि ती को जन्म देते टाइम वो भी मर जाती है और छोड़ जाती है इस छोटी सी मासूम बच्ची को। अपने माँ पापा के बिना एक छोटी सी अनाथ बच्ची 5 सालों तक अपने दादी के साथ रही। तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब उसकी दादी डेथ कर जाती है उसके बाद ती की जिम्मेदारी उसके चाचा के ऊपर आ जाती है। पर तब उसके चाचा काई अपनी पत्नी के डर से ती की जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। गांव के सब लोग काई और उसकी पत्नी जीसू को बहुत समझाते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में ती को जगह मिलती है गांव के इकलौते अनाथ आश्रम में, पर बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते के अंदर ही उसके चाचा चाची अनाथ आश्रम में जाके ती को अपने पास ले आते हैं, पर इससे भी ती की किस्मत में खुशी नहीं आती है। ती की चाची का अत्याचार ती के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। गांव का हर एक इंसान उस चीज का गवाह है, पर कोई कुछ भी बोल नहीं पाता था। और लोग बोलते भी तो क्या, उसकी चाची तो किसी की सुनने वाली नहीं थी। ती का इतना दुख देख के मुझे ये लगा कि एक ही उपाय है कि वो पढ़ाई लिखाई करे तो इस दुख से वो छुटकारा पा सकती है। पढ़ाई लिखाई करके ही वो अपनी किस्मत को बदल सकती है। इसलिए तो बहुत मुश्किल से उसके चाचा को मैंने समझाया कि ती को स्कूल भेजे।
मैं जानता था कि टी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उसके चाचा चाची तो कभी भी नहीं उठाएंगे, इसलिए मैंने बिना पैसे के टी का पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करा दिया स्कूल में। इसके बाद ये छोटी बच्ची अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ने लगती है। उसकी किताब वगैरह का इंतजाम मैं ही कर देता था। मेरी ही मदद से कुछ सालों तक वो पढ़ाई लिखाई करने लगी। उसके बाद टी जब क्लास 5 पास कर लेती है तो अपने खर्चों के लिए मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेती थी। पता नहीं वो कैसे ना कैसे करके अपने खर्चों का इंतजाम खुद ही कर लेती थी। अचानक किसी के बुलाने पर प्रकाश सर उसके साथ चले जाते हैं और जंगकुक अपने पॉकेट में हाथ रख के टी जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते की ओर देखे जा रहा है। गांव में आते ही टी और बोगम के बारे में अपनी भाभी के मुंह से ही पहली बार उसने सुना था। बड़े भैया बोगम टी नाम की किसी लड़की के लिए बहुत ही बुरी तरह से एडिक्टेड हो गए हैं। उस लड़की को लेके बोगम भैया बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए गांव के किसी भी लड़के को उस लड़की के आसपास भटकने तक नहीं देते। एक तरह से बोगम ने टी को अपनी नजरों में कैद करके रखा हुआ है। कुकी ने तो सोच लिया था कि टी कोई बाजारू लड़की होगी, क्योंकि कुकी ने अपने भैया को हमेशा बाजारू लड़कियों के साथ ही देखा है। वरना एक अच्छी लड़की, एक शादीशुदा मर्द जिसका एक बच्चा भी हो, उसके साथ रिश्ते में कैसे आ सकती है? जरूर पैसे की वजह से। कुकी तो मन में सोच ही लिया था कि जब भी उस लड़की से मिलेगा तो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। पर आज इसको लाके प्रकाश सर के मुंह से टी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद कुकी थोड़ा सा चौंक गया है। प्रकाश सर बहुत अच्छे टीचर हैं। प्रकाश सर के मुंह से इस लड़की का नाम सुनना मतलब जरूर इस लड़की में कोई तो बात होगी। पर कुकी फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि दोनों लड़की एक ही है या अलग है। पर कुकी टी को देख के बर्फ की तरह जम गया, क्योंकि टी सच में कुकी की सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये लड़की सच में बुरी नहीं है, पर उसकी किस्मत बहुत बुरी है, वरना वो बोगम भैया की नजरों में क्यों आती। अब कुकी अच्छे से समझ पा रहा है कि बोगम भैया इस लड़की के लिए इतना ज्यादा दीवाना पागल क्यों हो रहे हैं। ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एकदम गोरी चिट्टी दूध की तरह है। लंबी नुकीली नाक है और समुद्र से गहरी उसकी आंखें। उसकी आंखों की गहराई में कोई भी आदमी डूबने को तैयार रहेगा। और कुछ भी देखने का मौका कुकी को मिला नहीं, क्योंकि टी एक बड़े से दुपट्टे से खुद को अच्छे से ओढ़ के रखी थी। पर ये लड़की दुपट्टे से खुद को जितना भी ओढ़ने की कोशिश कर ले, छुपाने की कोशिश कर ले, पर उसका रूप, उसकी सुंदरता छुपाई छुप नहीं रही थी। उसकी इस खूबसूरती की आग में जलने को कोई भी आदमी तैयार हो जाएगा। कुकी को बहुत बुरा लग रहा है फ्यूचर में आने वाले तूफान को सोच के। टी के बारे में पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा सोच के दया आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी आपको जैसे भी पता है कि आज के टाइम में कुछ घरों में, कुछ फैमिली में ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे रिलेटिव हो या खुद के घर के लोग होते हैं, जो लड़कियों को बैक टच करते हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, है ना। तो वही सब मैं इस स्टोरी में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी स्टोरी। इस स्टोरी में और भी बहुत कुछ है दिखाने को। तब तक